तो आज के इस वीडियो में हम लोग हार जीत के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और ये चैप्टर जो लिखा गया हुआ अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया हुआ है। इससे पहले भी हार जीत का 2-3 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सारांश को बताया था। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि घर बैठे बैठे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और ये जो है सो चैप्टर नंबर 12 है। इससे पहले कई सारे चैप्टर का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे आ रहे क्वेश्चन देख रहे जा रहे तो फिर ये कोई तैयारी नहीं हुई। लॉकडाउन अभी चल रहा है, अच्छा मौका घर पे अच्छे से आप पढ़ाई करें और बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है। बहुत कुछ इससे सीख भी मिला, सारांश भी आप लोग देखे और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन के जरिए से समझने की एक समझिएगा आप लोग किस तरह से युद्ध का माहौल होता है और क्यों युद्ध आखिरकार जो सो होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। यानी कि जो खुशियां हैं वो खुशियां कौन और किस लिए मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। शासक वर्ग के साथ सारा शहर उत्सव मना रहा है या यूं कहा जा सकता है उत्सव मनवाया जा रहा है। तो देखिए शासक जो है, राजा जो है, वो तो खुशियां मना ही रहे हैं कि नहीं। और खुशियां जो मना रहे हैं तो अपने सारे शहर के लोगों के साथ, उस शहर में जितने भी लोग हैं सभी राजा के साथ जो है सो वो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कवि ये कहते हैं या यूं कहिए कि खुशियां मनवाया जा रहा है, राजा के द्वारा जो जनता से खुशियां मनवाया जा रहा है। बल्कि जनता जो है सो खुद से खुशियां नहीं मना रही है, राजा के द्वारा कहा गया तो वो खुशियां जो है सो मना रही है। उत्सव का आधार है सेना की विजय पर। यह संदिग्ध है कि विजय किसकी हुई। और ये जो खुशियां है ना वो खुशियां हैं सेना की विजय पे। क्योंकि सबकी सोच ये है कि हमारी सेना जो आ रही है वो जीत करके आ रही है। लेकिन ये जो विजय है ना, इसमें भी संदेह है कि हमारी सेना जीती है या नहीं जीती है, किसी को ये पता ही नहीं है सिवाय राजा के। राजा को ही मालूम है कि सेना कहाँ युद्ध करने के लिए गई थी, किसके साथ युद्ध करने के लिए गई थी, आखिर क्यों युद्ध करने के लिए गई थी, हमारी जीत हुई या हार हुई, ये किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ राजाओं को मालूम है। लेकिन एक बंदा है जो मास्क वाला, आप लोग देखे भी होंगे, वो कह रहा है कि आज हम लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं, हमारी सेना तो फिर हार करके आ रही है। लेकिन उसकी बात पे कोई गौर नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उसकी व्यस्तता जायज है। तो नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उसकी व्यस्तता जायज है। चलिए देखते हैं। नगर में विजय पर्व मनाया जा रहा है, सारे नागरिक उसमें व्यस्त है, यह व्यवस्था जायज नहीं है क्योंकि उन्हें विजय का विवरण ही प्राप्त नहीं है। तो देखिए जो शहर है उस शहर में विजय की खुशियां मनाई जा रही है और सब कुछ को जो है सो सजाया जा रहा है, तो इसी में जनता जो है, पूरी नागरिक जो है सो बिजी है, व्यस्त है। और यहाँ पे कवि ये कह रहे कि नहीं, इसकी व्यस्तता जायज नहीं है, इसका जो बिजी रहना, व्यस्त रहना, ये जायज नहीं है। जायज क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें विजय का विवरण ही पता नहीं है। और उसको, क्योंकि जनता को विजय के बारे में मालूम ही नहीं है। जब विजय के बारे में मालूम होता है तब तो आप खुशियां मनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, आप मैच देख रहे हैं, अगर आपकी टीम जीतती है तो उसी वक्त आप उछल कूद पड़ते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ मालूम ही नहीं है कि युद्ध किसके साथ हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी चीज कुछ मालूम नहीं। बस राजा कह रहा है खुशियां मनाओ तो लोग खुशियां जो है मना रहे हैं। यह विजय किसकी मानी जाएगी, राजा, सेना या प्रजा। यहाँ मात्र आदेश का पालन हो रहा है कि उत्सव मनाओ। अब ये जो विजय है, ये जो जीत है, ये जीत किसकी मानी जाए, राजा की, सेना की या प्रजा की। यहाँ आदेश का पालन हो रहा है, लेकिन ये राजा का है खुशियां मनाओ तो जनता खुशियां मना रही है। तो इसीलिए ये जो है सो खुशियां मनाना जायज नहीं है जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिक की। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है, यह विजय किनकी है, आप क्या सोचते हैं बताइए। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। यह प्रश्न युद्ध के संदर्भ में हमेशा खड़ा रहता है कि लड़ाता कौन है, लड़ता कौन है, विजय कौन होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब भी कोई युद्ध होता है ना, तो उसमें हमेशा एक क्वेश्चन तो अवश्य उठता है कि आखिरकार लड़ाता कौन है दो देशों के सैनिकों को, है कि नहीं। क्योंकि सैनिक ही लड़ती है ना, नेताओं तो नहीं लड़ने के लिए जाएगा। तो सैनिक ही लड़ती है, तो सैनिक को लड़ाता कौन है और लड़ता कौन है कि नहीं, ये तो मालूम है, लड़ता जो है वो सैनिक ही है। लेकिन विजय कौन होता है, जीतता कौन है।
अब यहाँ पे कवि क्या जवाब देते हैं, लड़ता है स्वार्थ नंगा स्वार्थ। यानी कि जो लड़ाता है ना, वो लड़ता नहीं, लड़ाता जो है वो स्वार्थ लड़ाता है कि नहीं, किसी एक व्यक्ति का स्वार्थ कि नहीं हम जो है सब कुछ है, हम जो सब कुछ है, हमारा है कुछ नहीं। तो ये एक व्यक्ति का जो स्वार्थ है वो स्वार्थ ही लड़ाता है सैनिकों को। लड़ती है सेना, लड़ाता है तो स्वार्थ लड़ाता है, और लड़ती कौन है, सेना लड़ती है कि नहीं, और विजय होती है सत्ता। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है। और जीत किसकी होती है, सत्ता की जीत होती है, जिसकी सरकार होती है उसकी जीत होती है। यहाँ पे लड़ा तो सेना, लड़ाया तो स्वार्थी लड़ाया, कोई एक व्यक्ति ने कहा है कि नहीं, वो सत्ता का ही व्यक्ति है। और यहाँ पे जो है विजय होती है सत्ता के। अब आएंगे भाषण देंगे, देखो हम तो ये कर दिए वो कर दिए, हमारी जीत हुई है कि नहीं। अब यहाँ पे आगे भी देखिए, आगे भी क्या कहते हैं यहाँ पे कवि जो है, पर नागरिक को बताया जाता है हमारे देश की विजय हुई। लेकिन यहाँ पे नागरिक को बताया जा रहा है, नागरिक को मूर्ख बनाया जाता है कि हमारे देश की विजय हुई है। हर युद्ध के पीछे घोर स्वार्थ, अधिकारों की लिप्सा होती है। और जितने भी युद्ध होते हैं ना, उसमें जो है सो स्वार्थ ही भरा हुआ होता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप इतिहास के पन्ने को पलट करके देखिए, जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं सब में स्वार्थ खास करके छिपा हुआ होता है। अधिकार करने के लिए जो है ना, सत्ता बनाए रखे, इसके लिए जो सो युद्ध होता है। अब जितने भी बड़े बड़े इतिहास हो, चाहे वो मुगल साम्राज्य में हो या मुगल साम्राज्य से पहले हो, या मंगोल के काल में हो या चंगेज के काल में हो या फिर अभी हो रहा, अब सब इतिहास को पलट करके देखिए, सब में स्वार्थ जो है ना सो अवश्य छिपा हुआ होता है। आगे क्या कह रहे हैं, पर यह सारा खेल राष्ट्र के सम्मान के नाम पर होता है। लेकिन ये सारा खेल जो होता है ना युद्ध का, ये स्वार्थ का, अधिकार का, ये सारा खेल जो है ना राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे होता है। नहीं, ये लड़ाई जो है ना सो देश के लिए, ये लड़ाई देश की। अरे जनता नहीं लड़ना चाहती है, दोनों देश की जनता खुश रहना चाहती है। ये लड़ा रही है ना, सरकार में जो सत्ता में जो लोग हैं ना वो लड़ा रही है। जनता तो बहुत खुश है, जनता कभी युद्ध नहीं चाहती, जनता कभी नुकसान नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नुकसान जो है, यहाँ पे जो मृत्यु जो है वो सत्ता में रह रहे लोगों की नहीं होती है। यहाँ पे एक आम लोगों की मौत होती है, एक औरत का मांग उजड़ता है, एक छोटा बच्चा जो है ना वो बाप का साया जैसे हर जाता है। तो यहाँ पे जनता खुश रहना चाहती, जनता कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहती, लेकिन ये स्वार्थ जो है ना, वो स्वार्थ ही जो है उसको लड़वाता है। और जनता यह नहीं जान पाती, अतः प्रश्न अनुचारित है, कौन जीता, जीतती सेना है, फल भुगतता शासक है। जनता को तो खुश हो लेती है और इस विजय को अपनी ही विजय मान बैठती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राष्ट्र के नाम पे ये युद्ध हो रहा है, राष्ट्र के सम्मान के नाम पे ये युद्ध हो रहा है। अब जनता यही मान बैठती कि चलो ये हमारा ही युद्ध है कि नहीं, क्योंकि मूर्ख तो बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न जो है ना अनुचारित होता है कि कौन जीतता, जीतती सेना है। ये बात तो बिल्कुल सही यहाँ पे कह अंत में डिसीजन निकालते हैं, जीतती सेना है, क्योंकि जो युद्ध लड़ती है वो सेना लड़ती है, नहीं कि कोई नेता जाकर के या कोई राजा जाकर के वहां पे लड़ता है। फल भुगतता शासक है, और इसका फल जो है, खामियाजा जो है, मिठाइयाँ जो है वो राजा उसको मिलता है, राजा को मिलता है, राजा उसका श्रेय लेता है। जनता तो खुश हो लेती है और इस विजय को अपना ही विजय मान लेती है। बस जनता को खुशी मिल जाती है और जनता समझती है कि जीत हमारी हुई। यह विजय भले ही सेना की हो, पर वास्तविक विजय सत्ता पक्ष की है। लेकिन यहाँ पे आगे कवि ये भी कहते कि भले ये जीत जो है ना सेना की है, लेकिन वास्तविक जीत कहेंगे तो सत्ता पक्ष की होती, क्योंकि सत्ता कहते ये युद्ध हमने लड़ा है, हमने जीता है। निकल के दिखाए ना कोई लड़ने के लिए, सैनिक को कहे आप घर में रहे, हम जाते हैं लड़ने के लिए, फिर पता चलेगा और उसके बाद कहेंगे कि नहीं हमने जीता है। आगे चलिए, क्वेश्चन है, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। कविता में इस पंक्ति की क्या सार्थकता है, बताइए। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। युद्ध में मरना आवश्यक है, यदि उनकी सूची प्रकाशित कर दी जाए तो सारा देश जान जाएगा कि इतने नागरिक, इतने सैनिक हताहत हो गए हैं। अब देखिए युद्ध जो भी होगा उसमें तो जनता मरती ही है कि नहीं, सैनिक की मौत होती ही है, कोई ना कोई तो मरेंगे ही। और इसकी सूची जो है सो प्रकाशित नहीं की जाती, कितने लोगों की मौत हुई, नहीं मौत हुई, क्योंकि जो सत्ताधारी सरकार होती उसकी ये सोच होती कि अगर ये देश के सामने में ला दिया जाएगा तो लोगों में गुस्सा आ जाएगा कि इतने सारे सैनिक जिससे मर चुके हैं, इतने जिससे जख्मी हैं। यह स्थिति जन आक्रोश भी उभार सकती है और लोग जैसे एकदम आक्रोश में आ जाएंगे, लोग हो सकते हैं रोड पे आ जाए
और सत्ता की मानसिकता भी इसके पीछे छिपी हुई होती है। और इसके पीछे सरकार की या सत्ताधर की सरकार की जो है मानसिकता पूरी तरह से छिपी होती है कि जनता को कुछ बताना नहीं है, इसके बारे में खुल करके जो है वह सेना को मरवा कर विजय पाता है, पर सेना को इतना भी सम्मान नहीं कि उन्हें स्मरण भी किया जा सके। जब सूची ही नहीं तो फिर किसको स्मरण किया जा सके। आप देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे कवि कि वह सेना को मरवाती है। कौन? सरकार सेना को मरवाती है, सत्ता सेना को मरवाती है, लेकिन सेना को इतना भी सम्मान नहीं दिया जाता है कि उसकी स्मरण भी की जा सके। यानी कि उसका लिस्ट तो जारी नहीं होता तो उसका स्मरण कैसे किया जाए, है कि नहीं। जब सूची ही नहीं तो फिर इस किसका स्मरण, उनके प्रति श्रद्धांजलि भी कैसे अर्पित जो है सो की जा सकती है। तो ये जो है कहते कि उसकी सूची ही जारी नहीं की जाती। जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध में उसकी सूची कभी नहीं, और हमेशा जो है छिपाया जाता है। अगर 200 लोगों की मौत होती है तो सरकार के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि भाई नहीं, 50 लोगों की मौत हुई है, कि नहीं सिर्फ 40 लोगों की मौत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। यानी सड़क पे जो छिड़काव जो पानी का हो रहा था वो क्यों किया जा रहा था। चलिए देख लेते हैं। एक बूढ़ा मास्क वाला सड़कों पर छिड़काव इस कारण कर रहा है कि सत्ताधारी के शरीर पर धूली के कण न चिपक जाए। यानी कि वो जो एक बूढ़ा मास्क वाला था वो सड़क पे छिड़काव इसलिए कर रहा था कि धूल जो है, मिट्टी मिट्टी का धूल वगैरह, जो मिट्टी का कण वगैरह जो है वो जो है सो जो सत्ताधारी यानी सरकार जो है, जो राजा है, उसके बदन पे जो है सो मिट्टी ना पड़ जाए। यानी जब राजा अपने सेना के साथ विजय की खुशियां मनाने सड़कों पे आए तो उसे धूल ना पड़ जाए। यानी कि जब वो राजा जो है सैनिकों के साथ रोड पे आया कि देखो हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए हैं, तो रोड पे जो मिट्टियां होती है तो मिट्टी जो है सो राजा के कपड़े पे ना पड़ जाए, चेहरे पे ना पड़ जाए, इसीलिए उस पे जो सो पानी का छिड़काव किया जा रहा ताकि वो जो है सो बैठ जाए अंदर जो है। तो इस तरह से वो जो है सो छिड़काव हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा मास्क वाला क्या कहता है और क्यों कहता है। बूढ़ा मास्क वाला सड़कों को सींचते समय कह रहा है, हम एक बार फिर हार गए हैं और गान गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। मास्क वाला जरूर कहता हम लोग एक बार फिर हार गए, लेकिन ये गाजे बाजे के साथ हमारी जीत नहीं बल्कि क्या लौट रही है, हार लौट रही है। उसका यह कथन सार्थक है जब यही पता नहीं कि जीत किसकी हुई है, सेना की, शासक की अथवा नागरिक की। साथ ही यह भी नहीं पता कि कितनी सेना लौट रही है, कितनी मर जा चुकी है, मारी जा चुकी है। यहाँ ध्वनित है, प्रजा को भरमाया जा रहा है, बुद्धिजीवी भी भ्रमित है, पर एक आदमी सही सोचता है क्योंकि वह सारी स्थितियों को भोगता है, अतः उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है बूढ़ा व्यक्ति जो है ये जो सोचता है वो इसलिए ऐसा कहता है कि जीत नहीं हार हुई है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शासक, ये जीत किसकी हुई, शासक की, सेना की, नागरिक की, तो कुछ तो पता ही नहीं है कि नहीं, किसी को पता नहीं। कितनी सेना लौट रही ये भी किसी को मालूम नहीं है, कितनी मर जा चुकी ये भी किसी को मालूम नहीं है। बस ये जो राजा है वो प्रजा को जो है ना सिर्फ भ्रम में डाल रहा है, लेकिन उसको भरमाया जा रहा है, और सब लोग भ्रम में जो आकर के जो सो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उस स्थिति से गुजरे नहीं हैं। और वो जो मास्क वाला है ना वो उस स्थिति को देख चुके हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं, हालांकि उस पर ध्यान किसी भी व्यक्ति का नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा मास्क वाला किस जिम्मेदारियां से मुक्त है। सोचिए अगर यह जिम्मेदारियां उसे मिलती है तो क्या होता है। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। उस पर मात्र सड़क सींचने की जिम्मेदारियां हैं और सत्य बोलने की जिम्मेदारियां से वो मुक्त है। तो देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे जो है सो एक सवाल किया गया और उसका जवाब भी उसी प्रकार से है। तो उसको जिम्मेदारियां जो है, बूढ़ा मास्क वाला को जो जिम्मेदारियां जो मिली हुई है, सिर्फ जो है सड़क को सींचने की जिम्मेदारियां मिली हुई, ना कि सत्य बोलने की जिम्मेदारियां मिली हुई। फिर भी सच ही बोल रहा है पर उसकी जिम्मेदारियां नहीं है, अतः उनकी अंतरात्मा की पुकार है। तो बहुत ही अच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिन पर वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, जिन किन के लिए लिया गया है, वे सेना के साथ कहाँ से आ रहे हैं, वे सेना के साथ क्यों थे, वे क्या जीत कर लौटे, बताइए। तो यहाँ पे जिन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो शासक के लिए किया गया हुआ है ना, जो सत्ता पक्ष में जो राजा है उसके लिए किया गया हुआ। वे सेना के साथ रण क्षेत्र से लौट रहे हैं और वो जो है सेनाओं के साथ युद्ध वाले क्षेत्र से जो है सो वापस आ रहे हैं। सेना उनके साथ थी उनके शत्रु पर विजय पाने हैं। तो अब सेना उसके साथ ही थी ताकि जो राजा का जो दुश्मन है, शत्रु, उस पे जो है सो विजय पा सके। सत्ताधारी रण में विजय होकर आ रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। वहाँ उनका शासक वर्ग का अहम अधिनायक तत्व का भाव उजागर हो रहा है, तभी तो वो गाजे बाजे और सेना के साथ नगर में प्रवेश करने आ रहा है।
और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि हमारा राजा जो है ना एक हीरो का रूप लिया है, सब कुछ जो है सो राजा की बदौलत हुआ और हमारी जीत हुई है, इसीलिए हम लोग गाने बजाने के साथ जो है सो अपने शहर की तरफ जो है सो लौट रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। गद्य कविता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इस कविता को देखते परखते हुए बताइए। तो देखिए गद्य कविता जो है ना, चलिए देख लेते हैं। छोटी गद्य कविता हिंदी में नहीं है और ये बहुत छोटी कविता होती है। गद्य कविता अभी नहीं है, आधुनिक काल में ही आई है। और ये जो कविता होती है इसका रूपरेखा जो है ना वो किस तरह होता है, ये कहानी के जैसे होता है कि नहीं, कहानी के रूपरेखा में होता है। इनकी शैली अलग होती कविता से। इनका विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की धरती से सामग्री उठाकर बोलचाल बातचीत और सम्मान्य चिंतन के रूप में सामने आने वाले तत्व रहता है। यह युक्तियां भी हो सकती है और तर्क भी हो सकता है। यह कविता पेचीदा भरी भी हो सकती है और चौरस भी हो सकती है। तो ये देखिए आधुनिक युग का आधुनिक काल में एक नया रूप है कविता का जो है। और ये कविता का एक विशिष्ट जो अनोखा प्रकार होता है, आकार होता है, इसके लिए इसको अलग रखा गया। और ये जो अभी के समय काल में है कि नहीं, अभी के समय काल का ही ये कविता है। और ये हो सकता है तो एक युक्ति भी हो सकती है या इसमें भाषण भी हो सकता है कि नहीं। और ये कविता पेचीदा भी हो सकती है और आसान भी जो है सो हो सकती है। चलिए लास्ट कविता क्वेश्चन को देख लेते हैं। कविता में किस किस प्रश्न को उठाया गया है, आपकी समझ में इसके भीतर से और कौन से प्रश्न उठ सकते हैं। यहाँ एक ही प्रश्न है, युद्ध में कौन हारता है और कौन जीतता है, सेना या जनता। जनता को तो प्रश्न ही नहीं, लड़ती सेना है वह जीतती है, पर घोषणा होती है देश जीत गया। क्या देश जीतता है? नहीं। जीतती है मात्र सत्ता, स्वार्थी सत्ता जो अपने अहम की तुष्टि हेतु लाखों को मरवा देती है और घोषणा करती है कि हम राष्ट्र समानार्थ की ही लड़ रहे थे। राष्ट्र को बर्बादी मिलती है, अनाथ बच्चे और सुनी मांगे मिलती है। वैफ का फल भोगता है सत्ताधारी। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे हार जीत के वो मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।